नमस्कार दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो समझेंगे भी और ये भी जानेंगे कि क्यों ये इतना जरूरी मुद्दा है। शुरुआत हम एक ऐसे शब्द के साथ करेंगे जो हम सभी कहीं ना कहीं पढ़ कर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानते हुए आए हुए हैं और एक ऐसा शब्द है जो हमसे एक ऐसे योग्यता की बात करता है जिससे कि हमें लगता है कि हम बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। मैं ऐसे शब्दों का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे शब्दों का यूज भी करना, जिससे कि हम सभी जाने कि आखिर ये मुद्दा क्यों इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी शुरुआत कहां से होती है। हम जब भी पहला कदम शिक्षा के लिए की तरफ लेके जाते हैं तो उस समय हम एक ऐसे अज्ञानी और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होते हैं जिसे हमें अपने आसपास, हमें अपने सामाजिक परिदृश्य के बारे में और जितनी भी जो बहुत सारी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज या कोई भी ज्ञान नहीं होता है। एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम एक अनपढ़ से ज्ञानी बनने की कला को ही विज्ञान कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम अनपढ़ से ही ज्ञान अर्जित करने की यात्रा को हम जीवन के नाम से भी जान सकते हैं। जब हम अनपढ़ होते हैं तो हमें हर उस वस्तु का वैल्यू होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम उन वस्तुओं की वैल्यू को कम करते हुए चले चलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप सभी जानते होंगे। इस पूरे अर्थ पे नियर अबाउट करोड़ों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं, लेकिन कोई भी जीव जंतु अपने हिस्से के बराबर से ज्यादा का संसाधनों का यूज या प्रयोग नहीं करता है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो दोनों के बीच का जगह हो, इन तीनों जगहों पे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने से ज्यादा यूज करने की या उसको प्रयोग करने की कैपेबिलिटी रखता हो। लेकिन इन सभी अरबों जीवों के अंदर यदि हम बात कर लें तो उन सभी में से सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्यादा होशियार जो जीव है वो जीव होता है मानव। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव वह है जो सभी के लिए, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सभी के लिए समान भावना रखता हो, जैसे अपने बारे में सोचता है उसे सभी के बारे में समान भावना के साथ सोचता हो तो वो मानव कहलाता है। लेकिन जब मानव दानव के रूप में होता है तो सिर्फ अपने लिए सभी चीजों का उपभोग और मिसयूज करना शुरू कर देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज से कई साल पहले और आज वर्तमान परिदृश्य में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सभी पहले से जानते हैं और जानने की इच्छा भी होती है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसको हम अरावली पर्वत माला के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि जितने सोशल मीडिया, जितनी भी ऐसी जगहों पे है, सब जगहों पे इस समय बात हो रही है किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्यों इसका ऐसा बात आ चुका है जो सबसे विश्व की या ये कहते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के संकट की बात आ गई है? क्यों आई है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसी के बारे में हमको जानना है। अरावली भारत का एक ऐसा पर्वतमाला है जो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में यह पर्वतमाला स्थित तो है कि राजस्थान की इस पर्वतमाला को हम दूसरे शब्दों में आडावाला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो भारत में अरावली पर्वत है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के रूप में आती है, जो एक गोंडवाना लैंड का अस्तित्व के आने की वजह से ये बना हुआ था। अब ये गोंडवाना क्या है आप सभी जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं अपने भारत के भूगोल के बारे में, भारत के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का वह पूरा हिस्सा जो भारत का पूरे हिस्से के रूप में आता है वो गोंडवाना लैंड के रूप में होता है जो आया हुआ है।
अब ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला की जब बात आती है तो ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। नियर अबाउट ये जो पर्वत श्रृंखला है जो इतनी लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये पूरे 692 किलोमीटर के आसपास का है। पूरी लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। एक तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ दिल्ली आती है, दिल्ली आती है। ये 692 किलोमीटर का जो दूरी है, ये 692 किलोमीटर की दूरी के दौरान ये फैला हुआ है, जिसके अंदर रायसीना पहाड़ी होती है और उसी रायसीना पहाड़ी में राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण किया गया है। ठीक, ये राष्ट्रपति भवन जो उस पूरे पहाड़ी पे बनाकर रखा गया है। अब जो ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत एक तरीके से कहा जाए कि नियर अबाउट 65 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति भी ऐसे नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति भी इस तरीके से हुई है जो अपर्दन और अपक्षय के द्वारा बनी हुई पहाड़ी है। इतनी पुरानी पहाड़ी को आज उस पहाड़ी को बने रहने में संकट आ चुका है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम लोग सबसे होशियार और सबसे ज्ञानी प्राणियों में आते हैं, लेकिन हम सभी ज्ञानी तो हैं, होशियार भी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं जो प्रकृति हमें इस पर्टिकुलर धरा पे बनाए रखने में मदद करती है। और हमारा क्या है, हम अपने स्वार्थ के लिए उसी प्रकृति से छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए कि 692 किलोमीटर फैला हुआ ये अरावली पर्वत श्रृंखला का जो कुल विस्तार राजस्थान में नियर अबाउट 80% के आसपास है, और 80% में लगभग 550 किलोमीटर की फैली हुई पूरी जो अरावली पर्वत है उसी राजस्थान में आती है और राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक, अरावली पर्वत के पश्चिम में रेगिस्तान है, पूरा एरिया रेगिस्तान है, और अरावली पर्वत के पूरब में पूरा एरिया रिहायशी में आता है, आबादी वाला आता है, जो उसी रेतीले तापमान, रेतीले धूल कणों से बचाने में मदद करता है उस पर्टिकुलर बचे हुए आबादी को। और इतना ही नहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसको ऊंची पहाड़ियों में रेतीला होने से बचा कर रखा हुआ है। ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति के रूप में हो गई, ये क्यों हमको सुरक्षित करता है इसकी बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस पे ऐसा क्या हुआ कि आज ये बड़े चर्चे में आना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले विगत दिनों पहले उसने एक आदेश दिया था कि ऐसी पहाड़ियां जिनका ऊंचाई, ध्यान सुनिएगा, ऐसी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी, मतलब 100 मीटर से कम होगी, इन सभी पहाड़ियों को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और उसको यूज कर लिया जाएगा, उसके संसाधन को यूज कर लिया जाएगा। उसके अलावा उसके लिए कुछ नहीं बचता है। अब जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं, 600 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां हैं, उनका नियर अबाउट 93% ऐसा पहाड़ है जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम है। जब इनकी ऊंचाई बहुत ही कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, बचा कितना, बचेगा नियर अबाउट 7.7% के आसपास इसकी ऐसी पहाड़ियां बचेंगी जो 100 मीटर से ज्यादा है। अब ऐसे माना जाए यदि 10,000 पहाड़ियां होंगी तो इस 10,000 पहाड़ियों में से नियर अबाउट 9300 पहाड़ियों को खत्म कर दिया जाएगा, उनका खनन कर लिया जाएगा, जिससे इमेजिन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर 93% पहाड़ियों में रहने वाले जीव जंतु और उससे होने वाले फायदे का कितना बड़ा नुकसान होगा, और हम कितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी के रूप में हम कितना ज्यादा इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या आ सकता है इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। लेकिन अब सोचिए कि 9300 के आसपास पहाड़ियों को खत्म कर दिया जाएगा, उस 10,000 में से बचेगा 700 पहाड़ियों, और ये 700 पहाड़ियां फिर क्या कर सकती हैं ये हम सभी जानते हैं, और सभी लोग ये जानते भी हैं कि ये 700 पहाड़ियां जब बचेंगी उनमें क्या होगा।
क्लियर है? हमारी बात आपको यदि समझ में आ रही है तो लाइक या शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप ये सोचिए कि ऐसे बहुत सी पहाड़ियां हैं जिनमें ये ऐसी कंडीशन बन के आई हुई है। अब इसी अरावली पर्वत की एक बात कर लेते हैं। तो इस अरावली पर्वत में क्या होता है, सबसे ऊंची जो पहाड़ी है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में आती है, जिसका फैलाव इसमें की चौड़ाई लगभग होती है वो 10 से लेके 100 किलोमीटर के आसपास आती है। 300 से लेके 900 मीटर की इसकी चौड़ाई भी है। अब इसमें सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो ऊंचा पर्वत आता है, आप सभी जानते हैं, माउंट आबू के रूप में, और ये माउंट आबू में गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, जिसकी टोटल ऊंचाई जो होती है 1722 मीटर के आसपास की है। और ये गुरु शिखर उस पर्टिकुलर राजस्थान में एक ऐसी जगह है, उसी जगह में ये प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, उस नाम के आधार पर हम देखा जाए तो इस माउंट आबू में रहने वाले या उसके आसपास जितने भी लोग रहने वाले लोग होते हैं उनको हम भील जनजाति के नाम से जानते हैं। इमेजिन करिए कि जब इतने लोगों को इनकी सरकार के द्वारा हटा दिया जाए तो क्या हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ नुकसान होने की बात नहीं है, इसके साथ साथ वहां के जितने भी बस्तियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे नुकसान कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, इतना कुछ करने के बाद जब ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पिछले कई दिनों से या एक के पिछले 2 से 3 महीनों की यदि बात हम तो कर लें तो दिल्ली एक ऐसी स्वच्छ हवा के लिए जूझ रही है। क्या कर रही है? जूझ रही है, जूझ रही है। दिल्ली के पास स्वच्छ हवा नहीं है। क्यों नहीं है? दिल्ली देश की राजधानी है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली में बैठती है, चाहे सेंटर की हो चाहे दिल्ली की हो, सबकी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली में बैठती है, लेकिन फिर भी वहां पे स्वच्छ हवा का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? वहां के लोग स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं। वहां के लोगों की बात नहीं है, वहां के लोगों की भी देन है और वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी देन है, जो इसकी वजह से ये हो रहा है। अब जब ये सारी चीजें आ रही हैं, अब इमेजिन करो कि यदि अरावली को नुकसान पहुंचाया जाए, यदि नुकसान पहुंचेगा तो इनको स्वच्छ हवा कहां से मिलेगी? नहीं मिल सकती है। जब इनको स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी तो दिल्ली और भी प्रदूषित होती चली जाएगी। पहली बात तो ये जानिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितने भी आला अफसर हों, ये सारे आला अफसर चाहे जिस तरीके से भी सोचते हों, लेकिन इनकी सोच को बट्टा लग चुका है। क्यों मैं कह रहा हूं बट्टा लग चुका है? क्योंकि ये लोग सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि यदि हम किसी ऐसे प्राकृतिक संरक्षण के साथ यदि छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें कभी भी वापस छोड़ेगी नहीं, वो रिजल्ट अपना परिणाम, अपना बदला जरूर लेती है। ठीक, अब इसी के साथ थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक ले जाना चाहते हैं। ये इतना ज्यादा क्यों आया है चर्चा में, इसके बारे में हम बात तो बताइए आपको, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जाते हैं, एक और आंदोलन की आपको बात कर लेते हैं। और वो आंदोलन आपके सामने होगा 1973 का, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। इस चिपको आंदोलन का कॉन्सेप्ट ये था कि नियर अबाउट 2400 पौधों को वहां की उस समय की वर्तमान सरकार जो इस 2400 पौधों को काटने के लिए राजी हो गई थी, और कटवाने के साथ साथ वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे, और उस सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को लीड किया था, जिसमें गौरा देवी नाम की एक स्त्री थी, जिसने उस गांव के अंदर 27 स्त्रियों को लेकर इस आंदोलन को लीड किया था। और इस आंदोलन का कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी पौधे थे सभी पौधों के साथ ये महिलाएं अपने आप को चिपका कर या उस पौधे को पकड़कर खड़ी हो गई थी, जिससे कि वहां की जितने भी
प्रशासन थी, जो काटने वाले लोग थे, उनको रोका गया था, जिसकी वजह से वो 2400 पौधों को कटने से बचाने की प्रक्रिया थी, जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इमेजिन करो कि आज से 1973 में ये कॉन्सेप्ट हो चुका था, दोबारा आज अरावली पर्वत के लिए भी एक आंदोलन चल रहा है, जिससे कि सरकार पे भी दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो धरोहर है राजस्थान की, उस पूरे एरिया की धरोहर है जिसको ये नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, जिसका रिजल्ट आता कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान के रूप में आना शुरू हो जाता। लेकिन अब इन सबको कौन समझाए, कैसे समझाए कि ये जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत कहीं ना कहीं हमारे इस देश की वो धरोहर है जो हिमालय से भी पुरानी है, जो हिमालय से भी पुरानी है, लेकिन उस धरोहर को समझने का इनके पास कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि हम अनपढ़ से ज्ञानी तो बनते हैं, लेकिन उस ज्ञानी से बेहतर वो अनपढ़ है जो अपने उस सभी प्राकृतिक चीजों के महत्व के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन एक ज्ञानी उस प्रकृति के महत्व के बारे में जानते हुए भी उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। यही इतनी सारी चीजें थी जो मुझे बताना था इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अधिकतर शेयर करने का प्रयास करिए और कोशिश करिए इस मुहिम के साथ जुड़िए सभी लोग। जब जुड़ेंगे तभी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और जब ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम आसानी से इन सारी चीजों को, जो चीजें होने वाली हैं, उनको हमारे इस सहयोग की मदद से रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।